नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज की क्लास में मैं अपनी सीरीज़ को और आगे बढ़ाने आया हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 46 से लेके 50 तक। और मैं आपको बता दूं, जो आज के क्लास की जो नंबरिंग है वो नंबरिंग थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो आप इसको 46 से लेके 50 तक नंबर्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आज हमारा जो क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 10 है और हम पढ़ रहे हैं 101 ग्रामर के बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट वाले रूल्स, जिसमें हम सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और अगर हम अगले साल सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये रूल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चों को जिन्होंने वीडियो ओपन कर लिया उन सब को ये सारी की सारी सीरीज़ की वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो देखने से आप ग्रामर के बहुत क्रिटिकल रूल से रूबरू होने वाले हैं। अगर आपकी फाउंडेशन वीक है तो आपको सबसे पहले फाउंडेशन अपना सही से तैयार करना पड़ेगा, और फाउंडेशन तैयार हो जाने के बाद भी इन रूल में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। मैं ये जो रूल बता रहा हूँ वो सारे के सारे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में रिपीटेटिव मोड में पूछे जाते हैं, और या तो वो बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं, पर एग्ज़ाम में पूछे जाते ही जाते हैं, क्योंकि जो हम बेस लेते हैं इसमें एग्ज़ाम के ही 2 क्वेश्चन होते हैं, बाकी 2-3 क्वेश्चन और होते हैं जो हम अपने हिसाब से बना के लाते हैं ताकि हम आपको समझा सकें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो पसंद आए आखिरी तक देखते देखते तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करके जाइए। कोई सुझाव देना है तो कमेंट में लिख के जाइएगा। अगर आपको फाउंडेशन बैच पढ़ना हो तो आप जो है माई पाठशाला का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसके बैच सेक्शन में जाके आप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के रूल नंबर 51 में। जब हम रूल नंबर 51 की बात कर रहे हैं तो ये आपके कंजंक्शन के चैप्टर से लिया गया है। डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स होते हैं जो कंजंक्शन के चैप्टर में हम पढ़ते हैं, जो 2 अलग अलग क्लॉजेस को जोड़ के एक सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। उसमें जो हम कंजंक्शंस रखते हैं, कंजंक्शंस रखने के अपने अलग सेट ऑफ रूल्स हैं। तो कुछ कंजंक्शंस ऐसे हैं जिनको लेके हमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, उनको आज हम पहले रूल में क्लैरिफाई करेंगे। देखो, कुछ कंजंक्शन के सेट है, ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा कैटेगराइज करना चाहूँगा। देखो, कुछ कंजंक्शंस हम लगाते हैं कि सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं। जैसे मान लो सेंटेंस का एक हिस्सा है और एक सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है। आप पार्ट से समझो, सेंटेंस का एक पार्ट हो गया, सेंटेंस का ये दूसरा पार्ट हो गया। पार्ट 1 भी अपने आप में एक क्लॉज होता है, पार्ट 2 भी अपने आप में क्लॉज होता है। कई बार क्या होता है, ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं? जैसे मान लो पार्ट 1 में आपने कोई बात कह दी और पार्ट 2 में आपने क्या दे दिया, उसका रीज़न दे दिया कि पार्ट 1 क्यों हुआ है वो आप पार्ट 2 में बता रहे हो, इस रीज़न की वजह से हुआ है। या फिर आपने ये बोल दिया कि पार्ट 1 हुआ है और पार्ट 2 में आपने बता दिया कि पार्ट 1 में जो हुआ है पार्ट 2 में हमने उसका रिजल्ट दे दिया है। क्या दे दिया है? उसका रिजल्ट दे दिया है। तो रीज़न और रिजल्ट बताने वाले जब हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत सारा डाउट होता है, क्योंकि जो रीज़न होता है वो भी देखो 2 तरीके का रीज़न होता है। इसमें हम जब रीजनिंग करते हैं तो 2 बातें बोल सकते हैं, एक लॉजिकल रीजनिंग की बात कर सकते हैं, इलॉजिकल रीजनिंग की बात कर सकते हैं। या रीजनिंग का क्या मतलब होता है, हम कहते हैं ना तर्क देते हैं, तो तर्क देने के लिए कुछ कनेक्टर्स लगाए जाते हैं। तर्क हमारे ऐसे होते हैं जिसको हम जस्टिफाइड भी बोल सकते हैं और जिसको अनजस्टिफाइड भी बोल सकते हैं, या इसी को तीसरे शब्दों में बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड रीजन और अनएक्सपेक्टेड रीजन। या बोल सकते हैं कि रीजन आप अपोजिट दे रहे हो, ये रीजन नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? ये अपोजिट रीजन दे रहे हो। और दूसरा जो रीजन है जिसको आप बोल सकते हो कि ये रीजन वैलिड रीजन है। कैसा है? वैलिड रीजन है। एक रीजन को बोल सकते हो कि आप वैलिड रीजन दे सकते हो, दे रहे हो, और एक रीजन को बोल सकते हो आप अपोजिट रीजन दे रहे हो। इसी तरीके से अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट भी हम 2 तरीके से बता सकते हैं। एक रिजल्ट तो होता है जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, कि जो हम उम्मीद करें, जैसे मैंने कोई काम किया, मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया, तो इसका रिजल्ट आउटकम क्या आना चाहिए, हमें एग्जाम में सेलेक्ट हो जाना चाहिए। तो एक तो होता है हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, और दूसरा होता है हमारा जो रिजल्ट हमारा एक्सपेक्टेड नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड होता है, या इसको यूँ कह दो अपोजिट रिजल्ट होता है। क्या होता है? अपोजिट रिजल्ट होता है, अपोजिट रिजल्ट होता है। समझ में आई बात? तो इन चारों केसेस में हम कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन आया था, जिस क्वेश्चन को हमने लिया है, सबसे नीचे लिखा हुआ है 5वां में, एज ही स्टडीड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम। जैसा कि उसने सही से पढ़ाई नहीं की वो एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ। मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ कि जैसा कि उसने सही से पढ़ाई नहीं की वो एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ। और हमको लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है, मतलब क्वेश्चन अपने आप में ठीक है। अगर
हम कंजंक्शन को अच्छे से नहीं समझेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं तो हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि करें, सही करें, कौन से पार्ट में एरर मारे, कौन से पार्ट में एरर नहीं मारे। स्पेशली जब हम हिंदी भाषी बच्चे हैं तो हम बहुत सारे रूल्स रटते हैं, रटने के बाद हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ नहीं पाते हैं। तो ये बहुत एक कॉमन इशू रहता है जो मतलब एग्ज़ाम में हम फेस करते हैं, और इस वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है और इस तरीके के क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर स्पेशली हम हिंदी भाषी बेल्ट से आते हैं तो ये 4 केस है जो अपने को समझना है सबसे पहले, ताकि इस तरीके के क्वेश्चन में जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो गलती ना हो। अब देखो मैंने 4 केस इधर बनाए हैं आपको। एक मैंने सबसे पहले कैटेगराइज किया है रीजनिंग देने वाले कनेक्टर्स, एक है रिजल्ट देने वाले कनेक्टर्स। फिर रीजनिंग में भी 2 तरीके का बात की है कि एक वैलिड रीजनिंग हो सकती है, एक अपोजिट रीजनिंग हो सकती है, ठीक है ना। या यूँ बोल सकते हो एक लॉजिकल रीजनिंग है, एक इलॉजिकल रीजनिंग दे रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो तर्क सही है यार, एक बेतुका तर्क दे रहे हो। इसी तरीके से रिजल्ट एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो सकता है, एक अपोजिट रिजल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे नीचे वाले की। हम जब बात करते हैं हेंस या देयरफॉर या दैट्स वाई या सो, हिंदी में इन सब के लिए इसलिए का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हम इसलिए का इस्तेमाल करते हैं। यट, स्टिल, बट और नेवरदलेस की जब हम बात करते हैं, जैसे बट से हमें याद आता है, बट क्या करता है, अपोजिट बात को बोलता है। स्टिल भी इसी बात के लिए आता है, यट भी इसी बात के लिए आया, नेवरदलेस भी इसी बात के लिए आता है। अब हम बात करें जैसे हेंस का, देयरफॉर का, दैट्स वाई, तो ये क्या करते हैं, ये आपको रिजल्ट बताते हैं। ये क्या करते हैं, आपको रिजल्ट बताते हैं। पर जब ये रिजल्ट बताते हैं तो ये रिजल्ट कैसे बताते हैं, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताते हैं। ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताते हैं कि भाई यही रिजल्ट आना था, समझ में आई बात, यही रिजल्ट आना था, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताते हैं। यट, स्टिल, बट, नेवरदलेस की जब हम बात करें तो ये हमको मीनिंग में अपोजिट मैसेज शो करते हैं। इसी तरीके से हम बात करें एज, सिंस और बिकॉज, एज, सिंस और बिकॉज या फॉर, ये क्या करते हैं, ये रीज़न बताते हैं। ये क्या करते हैं, रीज़न बताते हैं। और किस तरीके का रीज़न बताते हैं, ये रीज़न बताते हैं जिसको हम लॉजिकल रीज़न बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लॉजिकल रीज़न बोल सकते हैं, या यूँ बोल सकते हो वैलिड रीज़न के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये वैलिड रीज़न के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर हम 2 की बात करें, ऑल्दो की बात करें, वेयर एज की बात करें, वाइल की बात करें, हाउ एवर की बात करें, तो ये क्या काम करते हैं, ये अपोजिट बताते हैं। क्या बताते हैं, अपोजिट बताते हैं। जब हम बात करते हैं अपोजिट बताते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बोला अपोजिट बताते हैं, मैंने नहीं बताया ये रीज़न बताते हैं या रिजल्ट बताते हैं। तो आप एक बात समझो कि जो यट हो गया, स्टिल हो गया, बट हो गया, नेवरदलेस हो गया, ये अपोजिट रिजल्ट बताते हैं। ये अपोजिट रिजल्ट बताते हैं और ये अपोजिट रीज़न बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये अपोजिट रीज़न बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, और इस पे मतलब प्रैक्टिस भी बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि भूलता भी बहुत है, बहुत सारा डेटा हो जाता है, मेमोराइज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इनको 1 बाय 1 करके समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, ही हैड मिस द बस, उसने बस मिस कर दिया। ही हैड मिस द बस, उसने बस मिस कर दिया। तो मैं बोलूँगा कि आपने एक बात कह दी, आपने एक बात कह दी, मैंने बोला ना 2 सेक्शन होगा, सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2 होगा। आपने एक बात कह दी, ही हैड मिस द बस, उसने मिस बस कर दिया। अब बात ये होगा क्यों मिस कर दिया। अगर बस मिस कर दिया, ठीक है ना, तो एक तो बात होगी क्यों मिस कर दिया, दूसरा बात ये होगी कि बस मिस कर दिया तो उसका आउटकम क्या आया, मतलब उसका रिजल्ट क्या आया। अगर बस मिस कर दिया तो उसका आउटकम क्या है, ही गॉट लेट, ही गॉट लेट, वो लेट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं। अब मैं ये बोलूँ कि जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है या अपोजिट रिजल्ट है। भाई अगर बस मिस कर दोगे तो उसका जो आउटकम है, उसका आउटकम एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, आप लेट हो जाओगे कहीं जा रहे हो। और यहाँ पे हम बात भी कैसा कर रहे हैं, जो रिजल्ट है वो कैसा है, एक्सपेक्टेड। और हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट की जब बात करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं हेंस का, देयरफॉर का, दैट्स वाई का, सो का। अब जरा सेंटेंस पढ़ के देखो, अगर इनमें से कोई भी फिट करोगे सब फिट बैठ जाएंगे। ही हैड मिस द बस, हेंस ही गॉट लेट, इसलिए वो लेट हो गया था। ही हैड मिस द बस, देयरफॉर ही गॉट लेट, इस वजह से वो बस मिस कर गया था, सॉरी इस वजह से लेट हो गया था। ही हैड मिस द बस, दैट्स वाई ही गॉट लेट, ही हैड मिस द बस, सो ही गॉट लेट। तो ये एक आपने वाक्य बताया और इसका रिजल्ट क्या है, ये इंसिडेंट हुआ, वो बस मिस कर गया, और इसका आउटकम क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये है कि उससे लेट हो जाना चाहिए, वो लेट हो गया। तो जो हम कनेक्टर इस्तेमाल करेंगे वो कनेक्टर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इस वाले ग्रुप से इस्तेमाल करेंगे। ये ग्रुप आपको याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। अब जरा दूसरा
देखिएगा ही गॉट लेट। अब आपने पहले ये बता दिया ही गॉट लेट, मैं लेट हो गया। अब पूछेगा कोई क्यों लेट हो गए, आप क्या करोगे, आप रीजन दोगे, तर्क दोगे। आपने पहले बता दिया ना कि आप लेट हो गए, तो जब आप रिजल्ट पहले ही बता दे रहे हो तो आप फिर आप रीजन दोगे ना, तर्क दोगे कि ऐसा क्यों हुआ, तर्क दोगे ऐसा क्यों हुआ। ही गॉट लेट, अब आप तर्क दे रहे हो, भैया क्यों, क्योंकि मैं बस मिस कर गया था, तर्क दे रहे हो। तो जब हम तर्क देने की बात कर रहे हैं तो तर्क लॉजिकल है या तर्क इलॉजिकल है। भाई हम लेट हो गए और हम ये बता रहे हैं कि हम बस मिस कर गए थे, बिल्कुल लॉजिकल है, वैलिड तर्क दे रहे हो ना कि बस मिस हो गए थे, ठीक है ना, इस वजह से हम लेट हो गए। तो जब हम बात करते हैं वैलिड तर्क की, लॉजिकल तर्क की, तो हम किस में से इस्तेमाल करते हैं, हम इस वाले ग्रुप से इस्तेमाल करते हैं। एज का इस्तेमाल करते हैं, सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ही गॉट लेट, एज, सिंस, बिकॉज, फॉर में से कोई भी इस्तेमाल करो। ही हैड मिस द बस, ही गॉट लेट, वो लेट हो गया था क्योंकि ही हैड मिस द बस, क्योंकि वो बस मिस कर गया था। तो आप यहाँ पे एज का इस्तेमाल कर सकते हो, आप यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि आप रीज़न दे रहे हो, तर्क दे रहे हो, और तर्क कैसा दे रहे हो, आप वैलिड तर्क दे रहे हो, तो बिकॉज का इस्तेमाल कर सकते हो, आप फॉर का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरीके से अगर एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करूँ, ही हैज़ मच मनी, उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत पैसा है। एक सवाल ये पूछ सकते हो कि क्यों उसके पास पैसा है, तो जब क्यों पूछोगे तो वो तर्क दे सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर उसके पास बहुत पैसा है तो इसका आउटकम हो सकता है कि वो किसी की मदद कर सकता है, किसी गरीब आदमी की मदद कर सकता है। तो ही हैज मच मनी, आगे सेंटेंस पढ़े, ही विल नॉट हेल्प अस, वह लेकिन हमारी मदद नहीं करेगा। तो हम यहाँ तर्क की बात नहीं कर रहे हैं, उसके आउटकम की बात कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि उसके पास बहुत पैसा है तो उसका आउटकम क्या होना चाहिए, वो लोगों की मदद करे। ये कौन सा है, एक्सपेक्टेड आउटकम है, लेकिन वो लोगों की मदद नहीं करेगा तो इसका आउटकम भी है, लेकिन कैसा है, अपोजिट आउटकम है। उसको मदद करना चाहिए पर मदद वो नहीं कर रहा है। अब अगर आपको अपोजिट आउटकम या अपोजिट रिजल्ट बताना है तो आप यट का इस्तेमाल करोगे, स्टिल का इस्तेमाल करोगे, बट का इस्तेमाल करोगे, नेवरदलेस का इस्तेमाल करोगे। ही हैज मच मनी बट ही विल नॉट हेल्प अस, तो आप बट इस्तेमाल कर सकते हो, आप यट इस्तेमाल कर सकते हो, आप यहाँ पे जो है स्टिल का इस्तेमाल कर सकते हो, आप नेवरदलेस का इस्तेमाल कर सकते हो। इस ग्रुप में से कुछ भी लगा के सेंटेंस को आप फ्रेम कर सकते हो। ही हैज़ मच मनी, उसका आउटकम कैसा होना चाहिए कि वो लोगों की मदद करे, लेकिन यहाँ पे वो मदद नहीं कर रहा है, अपोजिट रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो हम यट का इस्तेमाल करेंगे, स्टिल का इस्तेमाल करेंगे, बट का इस्तेमाल करेंगे, नेवरदलेस का इस्तेमाल करेंगे। चौथा एग्जाम्पल दीजिए, ही विल नॉट हेल्प अस, वो हमारी मदद नहीं करेगा। अब मैं तर्क दूंगा क्यों मदद नहीं करेगा। तो जब हम तर्क की बात करेंगे तो वो मेरी मदद नहीं करेगा, तो अगर मैं बोलूँगा उसके पास पैसा है तो लॉजिकल तर्क तो हुआ नहीं। अगर उसके पास पैसा है तो वैलिड तर्क तो ये होगा उसे मदद करनी चाहिए, लेकिन वो मेरी मदद नहीं कर रहा है। और ये भी हम बोल रहे हैं तर्क में कि उसके पास पैसा है, इसका मतलब है कि हम लॉजिकल तर्क नहीं दे रहे, इलॉजिकल तर्क दे रहे हैं, वैलिड नहीं दे रहे हैं तर्क हम। तो ऐसे केस में जब हम इस्तेमाल करेंगे वो दो, ऑल्दो, वेयरएज, व्हाइल और हाउएवर का इस्तेमाल करेंगे। ही विल नॉट हेल्प अस दो ही हैज़ मच मनी, यद्यपि उसके पास बहुत पैसा है फिर भी हमारी मदद नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे पहले ही रिजल्ट बता दिया, अब उस रिजल्ट के पीछे का तर्क बता रहे हैं, और तर्क बताते वक्त हम ऐसा तर्क दे रहे हैं जो वैलिड तर्क नहीं है। तो वैलिड अगर तर्क नहीं है तो जो हमारा ग्रुप है दो, ऑल्दो, वेयरएज, व्हाइल और हाउएवर, इनका इस्तेमाल करेंगे हम। अब जरा इसमें आ जाओ, एज ही स्टडीड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम। ये देखो रिजल्ट दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, रिजल्ट, कि वो एग्जाम पास नहीं कर सका, वो एग्जाम पास नहीं कर सका। ही स्टडीड वेरी हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। अब आपको कंजंक्शन कहाँ जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है। ही स्टडीड हार्ड, अब उसने कठिन परिश्रम किया, अब यहाँ पे उसका आउटकम दिया रिजल्ट, और रिजल्ट कैसा है, रिजल्ट उसे पास कर लेना चाहिए लेकिन उसने पास नहीं किया। अगर उसने पास नहीं किया, आपको रिजल्ट बताना है, आपको रिजल्ट बताना है, अपोजिट रिजल्ट बताना है। तो अपोजिट रिजल्ट बताना है तो आप कैसे बताओगे, यहाँ पे येट ही स्टडीड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम, आप इस ग्रुप से निकालोगे। यहाँ बट नहीं लगा सकते हो, बट ही स्टडीड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम, ठीक है ना। येट ही स्टडीड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे जो इस्तेमाल करोगे यट का इस्तेमाल करोगे, येट ही
स्टडीड वेरी हार्ड, यद्यपि उसने बहुत परिश्रम किया, ही कुड नॉट पास द एग्जाम। ये हमारा क्या है, ये हमारा अपोजिट रिजल्ट बताने वाले कंजंक्शंस है। और यहाँ पे आपको क्या बताना है, ही स्टडीड वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम की, और आउटकम बताना है कि उसका आउटकम क्या है, उसे पास हो जाना चाहिए लेकिन पास नहीं हुआ है, मतलब अपोजिट रिजल्ट बताना है। अपोजिट रिजल्ट बताने के लिए हमें इस ग्रुप से कंजंक्शन का चुनाव करना पड़ेगा। तो ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। मैं किनारे हटता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके नोट जरूर बना के रख लेना, बहुत काम आएगा। इसके बाद अगले रूल की तरफ चलूंगा। अगला रूल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगला रूल बहुत आसान है। देखो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन्स, बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था और आपको बताना था, और नो एरर भी साथ में रखा हुआ था। मैं अगर इसके पार्ट्स ऐसे डिवाइड कर दूँ तो बस इस चीज़ को याद रखना होता है, कई बार पूछा जा चुका है इसलिए दोबारा हमने ले लिया है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा, या इसको इन एडिशन टू बोलते हैं, इन एडिशन टू बोलते हैं। जब आपको वो बोलना है इसके अलावा मैं ये भी ले आया हूँ, इसके अलावा मैं ये भी ले आया हूँ, तो जब आपको जोड़ना हो तो आप बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हो, जब बिसाइड की बात करते हो तो आप बगल की बात करते हो। जैसे ही बॉट ए बुक बिसाइड या बिसाइड से डायरी, ही लेड द बुक बिसाइड या बिसाइड द डायरी। तो इस वाले में जब देखोगे ना, जब हम बात कर रहे हैं लेट द बुक बिसाइड या बिसाइड द डायरी, मतलब उसने क्या काम किया कि बुक को डायरी के बगल में रख दिया, तो यहाँ पे बिसाइड का इस्तेमाल होगा ना कि बिसाइड्स का। लेकिन जब इसमें बात करेंगे ही बॉट ए बुक, वो बुक ले आया, बिसाइड से डायरी, डायरी के अलावा, मतलब डायरी तो लिया लिया साथ में बुक्स भी ले आया तो है एक, तो ये बिसाइड यहाँ पे नहीं आएगा, ये वाला बिसाइड आएगा। इसी तरीके से जब इसमें बात करोगे तो बिसाइड ये वाला नहीं होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए कि फूड के अलावा जो तीर्थयात्री थे वो क्या है, कुछ मेडिसिन भी लेके आए थे, तीर्थयात्री कुछ मेडिसिन भी लेके आए थे। तो बहुत छोटा सा रूल था, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि आपके दिमाग में दोबारा आ जाए, क्योंकि ये बहुत बार आता है, मतलब किसी ना किसी सेट में ये आ ही जाएगा, ये ऐसा वाला चीज़ है। इसके बाद अगर बात करूं, ये बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन है जो आपको समझना है, ध्यान रखना है। पहले तो अपने समय में हमने इसलिए रट लिया था, हमने रट लिया था कि सेंटेंस ओइंग टू से स्टार्ट होता है, ड्यू टू से स्टार्ट नहीं होता है। उस टाइम पे अपने समय पढ़ाई करते वक्त मैंने इसे रट लिया था, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये सही नहीं था ग्रामेटिकली जब पता चला तो मुझे लगा कि इस चीज़ को भी शेयर कर देना चाहिए। जो ओइंग टू होता है ये आपका एडवर्ब फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, और एडवर्ब फ्रेज होने का मतलब ये हो गया कि ये एडवर्ब की तरह काम करेगा। और ड्यू टू आपका क्या होता है, ये आपका एडजेक्टिव होता है, और एग्जेक्टिव फ्रेज होता है। और एग्जेक्टिव फ्रेज होने का क्या मतलब हो गया, एग्जेक्टिव फ्रेज का मतलब ये हो गया ये नाउन के लिए इस्तेमाल होगा, नाउन, एग्जेक्टिव नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। और जब हम एडवर्ब फ्रेज की बात करते हैं तो ये वर्ब के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये एग्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये प्रीपोजिशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, दूसरे एडवर्ब के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसको पहचानने का सबसे सही तरीका होता है कि वाई का जवाब, ठीक है ना, वेयर का जवाब अगर आप ढूंढोगे, ये ज़्यादा आसान भी होता है, व्हेन का जवाब, ठीक है ना, वेयर प्लेस बताता है, व्हेन टाइम बताता है, वाई रीज़न बताता है, तो एडवर्ब ऑफ रीज़न हो जाता है। तो व्हेन वाई वेयर से क्वेश्चन पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर इसका रिप्लाई अगर आपको देना है तो एडवर्ब चाहिए, ठीक है ना। और नाउन पहचानने आपको ऑलरेडी आता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो आपको ड्यू टू इस्तेमाल करना है। तो ये बस आपको देखना है, ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको समझना है। दे कैंसिल द पार्टी ड्यू टू ओइंग टू राइट्स इन द सिटी, दे कैंसिल द पार्टी ड्यू टू ओइंग टू राइट्स इन द सिटी। तो मैं अगर बोलूँ कि ये ड्यू टू ओइंग टू हटा दूँ तो दे कैंसिल द पार्टी, फिर मैं पूछूंगा कि उन्होंने पार्टी क्यों कैंसिल कर दिया, वाई दे कैंसिल द पार्टी। अब आप आगे तर्क दे रहे हो, रीज़न दे रहे हो, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, दे कैंसिल द पार्टी। अब आपको जवाब वाई से देना है, वाई का जवाब क्या होता है, एडवर्ब होता है, और वाई का जवाब एडवर्ब होता है तो आपको एडवर्ब लगाना है। आपको क्या करना है, आपको एग्जेक्टिव नहीं लगाना, तो ड्यू टू आपको हटाना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ओइंग टू द राइट्स इन द सिटी बोलना पड़ेगा। द डिले वॉज ड्यू टू ओइंग टू द मिसमैनेजमेंट, द डिले हुआ, द डिले वॉज ड्यू टू ओइंग टू द मिसमैनेजमेंट। अगर मैं ड्यू टू ओइंग टू हटा दूँ, द डिले वॉज द मिसमैनेजमेंट, तो अगर मैं इसमें वाई से क्वेश्चन पूछूं, वाई द डिले हैपेन, तो कहीं उसका रीजन नहीं दिया हुआ है, वो बताना भी नहीं है। द डिले वॉज ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट, तो ये ड्यू टू है ना, वो आपको मतलब यहाँ वाई की नीड ही नहीं है, मिसमैनेजमेंट क्यों हुआ है ऐसा कुछ यहाँ चर्चा ही नहीं है, वाई का जवाब नहीं है, कहाँ हुआ वो भी यहाँ पे गिवन नहीं है,
व्हेन हुआ, कब हुआ, ये भी इसका जवाब इसमें गिवन नहीं है। तो अब आपको समझना है कि जो आपका ड्यू टू आया हुआ है, ये हुआ आपका द डिले, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। डिले हुआ किसकी वजह से? मिसमैनेजमेंट के लिए हुआ। तो वॉज यहाँ पे आपका लिंकिंग वर्ब है और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपके पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए आपको ड्यू टू का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना, एग्जेक्टिव का जवाब देना पड़ेगा, एग्जेक्टिव की जगह ड्यू टू इस्तेमाल करना होता है। तो तीसरा देखना, ड्यू टू हैवी रेन्स आई कुड नॉट कम। आई कुड नॉट कम, मैं बोलूँ आई कुड नॉट कम और फिर मैं पूछूँ वाई आई कुड नॉट कम, मैं क्यों नहीं आया, तो आप बता सकते हो ड्यू टू हैवी रेन्स, नहीं, ओइंग टू हैवी रेन्स। ड्यू टू यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि आपको वाई का जवाब देना है। ओइंग टू हैवी रेन, ड्यू टू या ओइंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट अटेंड द पार्टी। उसने पार्टी अटेंड नहीं की, क्यों अटेंड नहीं की? क्योंकि आपको क्यों की का जवाब देना है, वाई का जवाब देना है, तो आपको ओइंग टू इस्तेमाल करना पड़ेगा, ड्यू टू इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो आपको ये समझना है कि जब आपको व्हेन, वेयर, वाई का जवाब चाहिए तो आप जो इस्तेमाल करोगे वो ओइंग टू इस्तेमाल करोगे, और जब इनका जवाब नहीं चाहिए, जब नाउन को मॉडिफाई करना हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप इस्तेमाल करोगे ड्यू टू का। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, छोटा सा और सिंपल सा कंसेप्ट है। ये वाला भी बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है और कुछ सेकंड्स का ही ये कंसेप्ट है। जैसे मैं बात करूं तो इंटर और इंटर इंटू दो आता है, एक आता है आपका इंटर, एक होता है इंटर। तो इंटर अपने साथ इंटू नहीं लेता है और इंटर अपने साथ इंटू लेता है। इंटर अपने साथ इंटू कब लेता है? इंटर अपने साथ इंटू लेता है जब हम किसी आर्गूमेंट में, डिबेट में या पार्टनरशिप में जाते हैं तो इंटर अपने साथ इंटू लेता है। जैसे मैं अगर बात करूँ ही इंटर्ड द आर्गूमेंट, डिबेट, पार्टनरशिप, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही इंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट, डिबेट या फिर पार्टनरशिप सही होगा, ठीक है ना। ही इंटर्ड इनटू द रूम जैसे लिखा है, तो जब आप रूम में इंटर करते हो तो आप इसके साथ इनटू नहीं लगाते हो। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, द चीफ गेस्ट इंटर्ड इनटू द रूम, ठीक है ना, और इसमें एरर फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे रूम में जब आप इंटर करते हो तो उसके साथ इनटू नहीं लगाते हो। जब आप आर्गूमेंट में, डिबेट में और पार्टनरशिप में इंटर करते हो तभी आप इनके साथ, इंटर के साथ इनटू लगाते हो। बहुत छोटा सा रूल था लेकिन आता है, इस वजह से हमने अपनी क्लास में इंक्लूड कर ली ताकि ये चीज़ आपको याद रहे। इसी तरीके से अगर बात करूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके एग्ज़ाम में आता है और आज का आखिरी कंसेप्ट भी है। एक बात है जो आपको ध्यान रखनी है, प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है, प्रीपोजिशन के अगर बाद वर्ब आता है तो हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और जब वर्ब अपनी आईएनजी फॉर्मेट में होता है तो इस जगह ये काम कर रहा होता है जिरंड का, या यूँ कह दो प्रीपोजिशन अपने बाद जिरंड लेता है। बट ये अगर मैं जिरंड की बात करूँ बहुत जनरलाइज हो जाएगा, आपको इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा। प्रीपोजिशन के बाद जब भी डायरेक्टली वर्ब आए, ठीक है ना, इन्फिनिटी के केस को छोड़ के, टू इसका स्पेशल केस होता है, टू को छोड़ के जितने भी प्रीपोजिशन होता है उसमें सीधे मेमोराइज कर लो कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आएगा तो वर्ब अपने आईएनजी फॉर्मेट में आना चाहिए। कंसेप्ट मैं कई बार पढ़ा भी चुका हूँ लेकिन आज फिर से ले आया हूँ ताकि आप इस चीज़ पे फोकस हो पाओ। जो है इसके पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसमें नाउन प्रोनाउन होना कंपलसरी है। तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी आपके पास अगर वर्ब डायरेक्टली देखने को मिल जाता है तो हमको हमेशा ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन होने ज़रूरी है। और वर्ब जब हम नाउन प्रोनाउन की तरह काम करते हैं तो इसका आईएनजी फॉर्मेट लेते हैं। क्या लेते हैं? आईएनजी फॉर्मेट लेते हैं। अब प्रीपोजिशन के बाद इन्फिनिटी इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि प्रीपोजिशन पहले से ही होता है, फिर डबल प्रीपोजिशन हो जाएगा, इस वजह से हम वर्ब लेते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट लेते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, When you drink the sweet coconut water, it is a metaphor for experience joy within free of ego and other hassles. अब जब ये बात पढ़ते हैं ना तो फॉर एक्सपीरियंस जब हम पढ़ रहे हैं ना, एक्सपीरियंस के लिए हमें यही महसूस होता है। अगर ये रूल नहीं पता है तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी आप एग्ज़ाम में पकड़ ही नहीं पाओगे कि क्या एरर है। अब देखो मैं सिखाता हूँ। जैसे ही अराइव्ड इन मैड्रिड, आफ्टर हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। आफ्टर हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन के बाद अगर देखोगे तो लिखा हुआ है ड्राइव, और ड्राइव क्या है? हमारा वर्ब। तो हमारा रूल क्या कहता है कि जब भी हम प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब लेते हैं हमें उसका कैसा वाला वर्जन लेना चाहिए? आईएनजी वाला वर्जन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब की तरह भी काम करेगा और नाउन की तरह भी काम करेगा, तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इसमें, वी कैपिटल कर लीजिएगा, डब्ल्यू, वी सक्सीडेड इन, जैसे मैं इनकी बात करता हूँ, ये क्या है? ये है प्रीपोजिशन। जब हम ये प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखा है?
वी सक्सीडेड इन कन्विंस देम। तो जब हम किसी को कन्विंस कर रहे हैं तो हम बोले ना वी सक्सीडेड इन कन्विंस देम, तो हमें लगता है सब सही है, तो वी सक्सीडेड इन कन्विंसिंग देम होना चाहिए। ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट आना चाहिए, तो कन्विंसिंग देम होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ, जब ऑफ के बाद हम स्टे लगा रहे हैं ये वर्ब, तो हमको कैसा लेना चाहिए, आईएनजी फॉर्मेट में लेना चाहिए। इसी तरीके से कैन यू स्नीज विदाउट, विदाउट हमारा प्रीपोजिशन है, विदाउट के बाद जब हम ओपन डाल रहे हैं तो हमें ओपन नहीं, ओपनिंग योर माउथ लिखना चाहिए। इसी तरीके से व्हेन यू ड्रिंक द स्वीट कोकोनट वाटर इट इज ए मेटाफोर फॉर, जैसे हम फॉर ले रहे हैं, फॉर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। जब हम प्रीपोजिशन ले रहे हैं तो इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्सपीरियंस लिखा है कि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस की जगह एक्सपीरियंस लिखना चाहिए, तो हमें आईएनजी वर्ब का फॉर्मेट लेना पड़ेगा और यहाँ पे जिरंड की तरह ये काम करेगा। जिरंड की तरह काम करने का मतलब है वो सेमी वर्ब और सेमी नाउन है। इसी तरीके से ओपनिंग जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये जिरंड होगा, ये सेमी वर्ब सेमी नाउन होगा। स्टेइंग में भी ये सेमी वर्ब सेमी नाउन होगा, कन्विंसिंग में भी सेमी वर्ब सेमी नाउन होगा, इसी तरीके से ड्राइविंग में भी सेमी वर्ब सेमी नाउन होगा। आई होप कि आपको सारे आज के रूल्स समझ में आए होंगे। अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो माई पाठशाला मोबाइल एप्लीकेशन को एक बार ज़रूर विजिट करो। अगर आपके पास कोई सुझाव है जो आप मुझे देना चाहते हो, जो क्लास में और आपको मतलब लग रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, वो वाला सेक्शन इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश के सेक्शन में आपका प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज करो। मैं इन सारे रूल्स के बीच में उस तरीके के रूल्स ज़रूर ले लूँगा। अगर स्पेशली कोई रूल ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। मैं उन सारे रूल को लेके आऊँगा, उस पर बेस कई सारे एग्जाम्पल भी लेके आऊँगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपकी क्लासेस बहुत बेहतर हो सके और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो सके। तो आज की क्लास में इतनी रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।